मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहेंगे, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहेंगे, जब तक सफल ना होंगे संघर्षों से लड़ते रहेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। क्या आप क्लास 9th, 10th, 11th, 12th अथवा किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते हैं? हाँ, यदि ऐसा करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना स्किप किए हुए इस वीडियो का अंत तक देखिए। आज का इस लेक्चर में देखेंगे, आज होगा महासंग्राम हिस्ट्री ऑफ हिंदी का, यानी आज हिंदी का जो हिस्ट्री होता है, अर्थात कहने का अर्थ कि इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हिंदी किसे कहते हैं, हिंदी का उत्पत्ति कैसे हुआ। हम लोग देखेंगे कि हिंदी के कितने उपभाषा हैं, हिंदी के कितने भाषाएं हैं, बोली क्या है, व्याकरण क्या है, उपभाषा क्या है। इस सभी तथ्यों को आज एक एक कर कर हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए यहां से स्टार्ट किया जाए। देखिए, यदि आपसे सर्वप्रथम पूछा जाए कि हिंदी किसे कहते हैं, हिंदी किसे कहते हैं, आइए आज हम लोग समझेंगे कि हिंदी होता क्या है। यदि आपसे प्रश्न किया जाए मेरे प्यारे कि हिंदी किसे कहते, पढ़ने के लिए सब कोई पढ़ते, हिंदी का परिभाषा ही पता नहीं, तो हिंदी होता क्या है। देखिए, हिंदी जो है, कहना है कि वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त शब्द या पद का, शब्द या पद का अर्थ स्पष्ट करने की प्रक्रिया को हिंदी कहते हैं। कंप्लीट हो गए। वाक्य में प्रयुक्त शब्द या पद के अर्थ स्पष्ट करने की प्रक्रिया को हिंदी कहते हैं। जैसे देखिए, आप लोग उदाहरण के तौर पे मान ले जाए, ऐसा ले लेते हैं कि रहीमन जिह्वा बावरी कह गई स्वर्ग पताल, अयापू तो कहीं भीतर गई अजूती खात कपार। अब ये जो है वाक्य में प्रयुक्त है और इसको हम लोग का अर्थ जानना, तो ये हिंदी है, तो इसको समझेंगे कैसे। तो कहा जा रहा है रहीमन जिह्वा बावरी, अर्थात रहीम कह रहे हैं, यह जो जिह्वा होता है ना, जीभ, वो बहुत बावरी माने बहुत बोलने वाली होती, कभी स्वर्ग, कभी आकाश, कभी पताल, कहीं की बात बोल दे सकती है। आपू तो कहीं भीतर गई, अपने कहकर भीतर चल जाता है, और जूती खात कपार, इसका सजा जो होता है जूता कपार को खाना पड़ता है। तो इस तरह से ही वाक्य में प्रयुक्त शब्द या पद के अर्थ स्पष्ट करने की प्रक्रिया को हिंदी कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि हिंदी का उत्पत्ति कैसे हुआ है। पॉइंट बना के हम लोग देखते जाएंगे। तो हिंदी का उत्पत्ति, हिंदी का उत्पत्ति या उद्गम या उद्भव, तीन एक ही है बाबू, याद रखना है। हिंदी का उत्पत्ति या उद्गम या उद्भव संस्कृत शब्द, किस शब्द? संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। बोलिए, किससे माना जाता है? सिंधु से माना जाता है। कंप्लीट है। यदि पूछा जाएगा कि हिंदी का उत्पत्ति किससे माना जाता है, तो हिंदी का उत्पत्ति संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। देखिए, बात ऐसा है कि हिंदी का नामकरण जो है भारत और ईरान के मुसलमानों ने किए। जैसे आप हिंदी का सबसे प्राचीनतम इसका प्रयोग देखिएगा, इस नाम का प्रयोग, तो तेजस्वी
एजस्वी सरफोहेदेन सरफोहेदेन के जफरामा 1424 में मिलता है। याद रखिएगा, एजस्वी सरफोहेदेन के जफरामा 1424 में मिलता है। इसी को एजदबी भी बोला जाता था। कंप्लीट है। तो हिंदी जो मेरे पास शब्द हैं, इस शब्द का हम लोग जो देख रहे हैं कि हिंदी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो सिंधु शब्द से हुआ है। जहां हम लोग अर्थ समझिएगा, ये जो सिंधु है अर्थात इससे हिंदी बना कैसे, तो आइए देखते हैं। ईरान में जो है सा को ह बोला जाता है। सा का अर्थ ह एवं ये जो धा देख रहा है ना, धा का अर्थ द बोला जाता है। ईरान में, कहाँ में मेरे प्यारे, तो ईरान में। और ईरान में देखिएगा तो स का ह एवं ह को द बोला जाता है। अर्थात इस तरह से जब हमें आते हैं तो ईरान में स को ह बोला गया तो स के जगह पे ह लिख दिए, ना तो ऐसा ही रह गया। और ध को वहां द बोला जाता है तो द लिख दिए। यहां से ऊ था तो ऊ दे दिए, तो बन गया हिंदू। क्या बन गए? हिंदू। और यदि वहां और विश्लेषण किए जाते हैं तो ई ऊ को हटाकर ई दे देते हैं तो बन गया हिंदी। और यदि विश्लेषण किया जाए तो सीधा वहां पे ई को हटा दिया जाता है तो बन गया हिंद। क्या बन गए? हिंद बन गए। तो देखिए, संस्कृत शब्द सिंधु से ही हिंदू, हिंदी और हिंद बना है। तो कंप्लीट हो गया। संस्कृत जो हिंदी शब्द है कहां से आया है, तो संस्कृत शब्द सिंधु से आया है। अब हम लोग आगे की ओर देखेंगे। देखिए आप लोग, यदि आपसे अब प्रश्न किया जाए कि ये जो हिंदी होते हैं इसके आदि जननी किसे कहा जाता है, तो याद रखना है कि हिंदी भाषा की जो आदि जननी है, आदि जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। कंप्लीट है? तो बोल दीजिए, हिंदी भाषा की आदि जननी किसे कही जाती है, तो संस्कृत की कही जाती है। कंप्लीट। क्योंकि हिंदी जो है, हिंदी याद रखना है कि उत्तर भारत की यह जो है भारतीय भाषा है, भारतीय भाषा है जिसे संस्कृत से लिया गया है और हिंदी के देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो यदि प्रश्न पूछे कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी का लिपि क्या है, तो बताइए। हिंदी का जो लिपि है वह देवनागरी है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कंप्लीट है? तो देखिए ध्यान से, यहां हिंदी उत्तर भारत की भारतीय भाषा है। जो उत्तरी भारत है, भारत दो में भागों में बटा हुआ है, एक साउथ और एक नॉर्थ, दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत। तो हिंदी जो है, ये हिंदी उत्तर भारत की भारतीय भाषा है। हिंदी उत्तर भारत की भारतीय भाषा है जिसे संस्कृत से लिया गया है और हिंदी के देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि सर्वलिपि में सर्वोत्तम है। देवनागरी लिपि सभी लिपियों में सर्वोत्तम है। इसमें जो है कुल 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 33 कितने होते हैं, तो व्यंजन वर्ण होते हैं, एवं 8 जो होते हैं अन्य वर्ण होते हैं। अन्य वर्ण को भी व्यंजन वर्ण में ही रखे जाते हैं।
तो देखिए आपसे बिहार बोर्ड ने प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितने होते हैं, 33 होते हैं। हिंदी में अन्य वर्ण की संख्या कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। अर्थात कुल मिलाकर के 33, 11, 44, 8, 52। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितने होते हैं, तो 52 होते हैं। कंप्लीट है। देखिए आप लोग का प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितने होते हैं, 52 होते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितने होते हैं, 11 होते हैं। और मूल व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं, 33 होते हैं। और अन्य वर्ण की संख्या 8 होते हैं। कंप्लीट है। इसके बाद आइए, तो ये बताया गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि हिंदी जो है ये भारत की, याद रखिएगा, हिंदी भारत की मात्र एक राजभाषा है। कैसी भाषा है, राजभाषा है। हिंदी जो है भारत की मात्र एक राजभाषा है, राज्य भाषा है। कैसी भाषा है, राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। कंप्लीट रहेंगे। हिंदी जो है भारत की मात्र एक कैसी भाषा है, राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। याद रखिएगा, हिंदी जो है भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि राज्य भाषा है। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को कंप्लीट से याद रखिए। यदि आपसे पूछे कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो याद रखना है, ये भी बात को बता दिया जा रहा है कि हमारे भारतीय संविधान में जो है मान्यता प्राप्त कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। ये संविधान की 8वीं अनुसूची में, केवी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में जो है मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का वर्णन है। कंप्लीट हो गए। देखिए हमारी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। कितने भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाओं का वर्णन है, जिसमें से किन्हीं एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किए गए हैं। इस बात को कंप्लीट रखिएगा। तो भारत की राज्य भाषा जो होते हैं वो वह हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है। क्योंकि आप देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, आप लोग आइए, यहां की बातें हैं कि हिंदी जो होते हैं ये तब की बात है, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। कंप्लीट रखना है। हिंदी को जो है भारतीय संविधान में, हिंदी को भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, 1949 ईस्वी को राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया था। किस भाषा के रूप में घोषित किया गया था, तो याद रखना है प्यारे साथियों की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। याद रहेगा डेट, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं प्राप्त का वर्णन है, जिसे राज्य भाषा हिंदी का घोषित किया गया था। देखिए अगर पूछा जाए कि हिंदी को राज्य भाषा के रूप में कब घोषित किया गया, तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी। इसीलिए कंप्लीट रखना है कि जो हिंदी दिवस होते हैं, कौन दिवस मेरे प्यारे, हिंदी दिवस। ये जो हिंदी दिवस मनाए जाते हैं यह 14 सितंबर को मनाए जाते हैं। बोलिए हिंदी दिवस कब मनाए जाते हैं, तो 14 सितंबर को मनाए जाते हैं। कंप्लीट है। हिंदी दिवस कब मनाए जाते हैं, 14 सितंबर को मनाए जाते हैं। आगे आइए। भारत में जो था सर्वप्रथम जो था, देखिए राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था ना, राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था 1955 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1955 ईस्वी में।
यदि पूछा जाए कि भारत में राजभाषा आयोग का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था, जिसका पहला अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर जी थे। बाल गंगाधर खेर थे। बताइए, भारत में राजभाषा आयोग का गठन प्रथम बार कब हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था, जिसका पहला अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर जी थे। कंप्लीट। बाल गंगाधर तिलक अलग हैं और बाल गंगाधर खेर अलग हैं। इनकी बात हम लोग समझते हैं। यदि देखा जाए तो जो मेरे हिंदी भाषा है, ये जो हिंदी है, हिंदी पूरे विश्व में, हिंदी पूरे विश्व का एक प्रमुख भाषा है। कंप्लीट रखना है। हिंदी जो है पूरे विश्व का एक कैसी भाषा है? तो प्रमुख भाषा है, जिसे पूरे विश्व में अगर देखा जाए, पूरे विश्व में इसे जो है तीसरे स्थान पे बोला जाता है। सॉरी बाबू, कितने स्थान पर बोला जाता है? तो तीसरा स्थान पे बोला जाता है। कंप्लीट रहेंगे। हिंदी पूरे विश्व की एक प्रमुख भाषा है, जिसे पूरे विश्व में तीसरा स्थान पे एवं भारत में पहला स्थान पे बोले जाते हैं। बताइए, भारत में केमा स्थान पे बोले जाते हैं मेरे प्यारे? तो भारत में जो है यह पहला स्थान पर बोले जाते हैं। कंप्लीट। क्योंकि एक बात और याद रखिएगा आप लोग, कि यदि आपसे कोई पूछे कि विश्व की संपर्क भाषा क्या है, विश्व के संपर्क भाषा का नाम क्या है, तो याद रखिए, विश्व की संपर्क भाषा जो है उसको हम लोग अंग्रेजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी। कंप्लीट बोलिए। और भारत का जो संपर्क भाषा है उसे हिंदी कहते हैं। तो बोल दीजिए, भारत की संपर्क भाषा को क्या कहा जाता है? हिंदी कहा जाता है गुरुजी। अब बताइए सर, यदि आपसे कोई पूछेगा कि विश्व की संपर्क भाषा क्या है, तो कहना है अंग्रेजी है। यदि पूछा जाए कि भारत की संपर्क भाषा क्या है, तो कहना है हिंदी है। कंप्लीट है बाबू। तो आगे अब हम लोग देखते हैं। इसकी बात देखिए, यदि आपसे प्रश्न किए जाएं, आपसे यदि अगले में प्रश्न किया जाए कि उत्तर भारत की भारतीय भाषा क्या है, तो याद रखना है कि उत्तर भारत की भारतीय भाषा क्या है? हिंदी है। कंप्लीट है। उत्तर भारत की भारतीय भाषा क्या है? हिंदी है। इसकी बात हम लोग समझते हैं। ये जो हिंदी है ना, इसका इतिहास लगभग 2000 वर्षों का प्राचीन है। हिंदी का जो इतिहास है, हिंदी का इतिहास कितने? तो लगभग 2000 वर्षों का प्राचीन है। कितने वर्षों का प्राचीन है? 2000 वर्षों का प्राचीन है। कंप्लीट। हिंदी का इतिहास लगभग 2000 वर्षों का प्राचीन है। इसके बाद आप लोग देखिए, एक एक करके हम लोग हर एक पॉइंट को स्टडी करते जाएंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो पाएंगे। आगे देखिए, यदि कहा जाए तो भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा, यदि आपसे कोई पूछे कि भारत की जो है सबसे प्राचीनतम भाषा, सबसे प्राचीन भाषा क्या है, तो याद रखना है कि भारत की जो सबसे प्राचीनतम भाषा है, प्राचीन भाषा है, उसे हम कहते हैं संस्कृत। बोलिए, भारत की सबसे प्राचीन भाषा को क्या कहा जाता है? संस्कृत कहा जाता है। और इस संस्कृत को ही, जिसे संस्कृत को ही याद रखना है मेरे प्यारे साथियों,
कि संस्कृत को ही देव भाषा या आर्य भाषा बोला जाता है। देव भाषा या आर्य भाषा बोला जाता है, जिसका इतिहास 3500 वर्षों का है। कितना वर्षों का है? 3500 वर्षों का है। कंप्लीट रहेंगे, बोलिए कितने वर्षों का है? 3500 वर्षों का है। अब समझिए, हम लोग ये देखते हैं कि ये जो देव भाषा या आर्य भाषा बोल रहे हैं ना, ये जो आर्य भाषा बोल रहे हैं, इसे इतिहास के अनुसार 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। कंप्लीट रहिएगा, कितने भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है? 3 भागों में। पहला को कहते हैं प्राचीनतम आर्य भाषा काल। प्राचीनतम आर्य भाषा काल जो 1500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसका काल कितना बोला जाता है? यदि आपसे कोई पूछे कि प्राचीनतम आर्य भाषा का काल कब से कब तक रहता है, तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहते हैं। देखिए, आप लोग का आते हैं सर और डायरेक्ट व्याकरण स्टार्ट कर देते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, और इस समय आप लोग का नॉलेज ही नहीं हो पाएगा, तो पढ़ने से क्या फायदा हो पाता है? चलते, हर एक तरह की नॉलेज आप लोग का अंदर होनी चाहिए, तो इधर ध्यान दीजिए। और दूसरे जो इसको इतिहास है, आर्य भाषा का इतिहास है, जिसे कहते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा काल। और ये जो मध्यकालीन आर्य भाषा काल है, इसका इतिहास 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व से जो है 1000 ईस्वी तक है। यदि पूछा जाए आपसे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, यदि पूछा जाए कि मध्यकालीन आर्य भाषा का इतिहास कितना है, तो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक का है। और लास्ट, जिसे हम लोग तीसरा में बोलते हैं आधुनिक आर्य भाषा काल। ये जो आधुनिक आर्य भाषा काल होते हैं मेरे प्यारे, इसका इतिहास 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से आज तक है। कहना तक है, आज तक। अभी जो चल रहा है उसे हम लोग आधुनिक आर्य भाषा काल बोलते हैं। कंप्लीट है। यदि आप लोग इस सबको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं, लेकिन याद रहे, आपको यदि इन सभी बातों को पीडीएफ चाहिए तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में जो है व्हाट्सएप अथवा टेलीग्राम या कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, वहां से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये सारे मैटर लिखा हुआ आप लोग का मिल जाएगा। कंप्लीट है। इसकी बात है, आइए, यदि आपसे प्रश्न किए जाए, देखिए अब आपसे प्रश्न आते हैं कि ये जो भाषा होते हैं, भाषा किसे कहते हैं। आइए, यदि अब आपसे प्रश्न किया जाए कि भाषा किसे कहते, देखिए तो जी कि भाषा हम लोग किसे कहेंगे। भाषा, देखिए कहना है कि मनुष्य की कथन, ये जो कहते हैं तो मनुष्य की कथन व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं। मनुष्य की कथन व्यक्त वाणी को जो हम लोग कहते हैं, उसी वाणी को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ये जो भाषा है, भाषा ये संस्कृत के किसके बाबू? तो भाषा जो है संस्कृत के हास्य धातु से बना है।
किस धातु से बना है? हास्य धातु से बना है, जिसका अर्थ पानी को व्यक्त करना होता है। बोलो कंप्लीट हो, कोई डाउट नहीं ना? नहीं, चलिए इसका अर्थ क्या होता है? पानी को व्यक्त करना। तो कहेंगे मनुष्य की कथक व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। भाषा संस्कृत शब्द की हास्य धातु से बना है, जिसका अर्थ व्यक्त का वाणी करना, माने व्यक्त अपने वाणी को प्रकट करना होता है, वाणी को व्यक्त करना होता है। इसकी बात है, आइए ये जो भाषा होते हैं, ये भाषा बनते हैं किस? तो देखिए भाषा जो होते हैं ऐसा ही नहीं। सबसे पहला हम लोग ये समझेंगे कि यदि आपसे प्रश्न किया जाए तो देखिए, यदि आप लोग ध्वनि के नाम सुने तो ध्वनि से बनते हैं वर्ण। ध्वनि से क्या बनते हैं? वर्ण बनते हैं। इसीलिए बोला भी जाता है कि लघुत्तम ध्वनि खंड को वर्ण कहते हैं। तो सबसे छोटे, यदि ऐसा बोला जाए कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं कहते, तो गलत बात है। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कैसे है। बट यहां समझिए कि ध्वनि के मिलने से वर्ण बनता है, वर्ण के मिलने से अक्षर का निर्माण होता है, और अक्षर के मिलने से शब्द का निर्माण होता है, शब्द के मिलने से पद का निर्माण होता है, पद के मिलने से जो है वाक्य का निर्माण होता है, और वाक्य के मिलने से जो होते हैं भाषा का निर्माण होते। कंप्लीट है? इसकी बात देखिए, ये सारे बातों को हम लोग ध्यान से सोचेंगे छोटे। यदि आपसे कोई पूछे कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तो भाषा जो होते हैं, कौन बाबू? तो भाषा वो वह मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। इस बात को कंप्लीट से ध्यान दीजिए। ऐसे तीन प्रकार हैं सांकेतिक को, लेकिन सांकेतिक को भाषा नहीं किया कहा जाता। तो देखिए भाषा जो होते हैं ये मुख्यतः, भाषा का मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो मुख्यतः जो होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। बोलिए भाषा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला को कहते हैं कथित भाषा, और दूसरे को कहा जाता है लिखित भाषा। तो बताइए भाषा कितने होते हैं? मुख्यतः दो होते हैं, एक कथित भाषा होते हैं और दूसरे लिखित भाषा होते हैं। अब देखिए कथित भाषा का मतलब क्या हुआ? तो कथित भाषा मतलब जो कह करके प्रकट किया जाए उसे कथित भाषा कहते हैं। जिस भाषा को प्रयोग कह करके किया जाता है उसे कथित भाषा कहते हैं। जैसे आप लोग किन्हीं को कुछ कहे और उससे जो व्यक्त किए उसे कथित भाषा कहते हैं। अब कॉल कर देते हैं तो ये कथित भाषा हो गया। बट पहले की जमाना में लिखित भाषा ही चलते थे। गांव घर में किन्हीं के यहाँ कोई एक्सपायर कर जाते थे, मर जाते थे, तो चीट पुर्जा लिख करके भेजा जाता था। और आज भी देखिए हम लोग शादी ब्याह में जो है उनको पास आमंत्रण या निमंत्रण पत्र को भेजते और भेजते हैं तो उसमें लिखित रहता है, तो उस तरह से लिखित भाषा हुआ। और जो तो ऐसा कहेंगे कि जिस भाषा का प्रयोग लिख करके किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। नहीं, लेकिन चलिए तीसरा को बताया जाता है सांकेतिक भाषा। कौन भाषा? सांकेतिक भाषा। और ये सांकेतिक जो है भाषा नहीं है, सांकेतिक भाषा नहीं है, फिर भी हम लोग समझेंगे सांकेतिक होता क्या है। तो सांकेतिक मतलब इशारा से। जैसे आप देखते होंगे ट्रेन जब आने वाला होता है तो वहां लाइन कंप्लीट रहता है तो हरा झंडा को दिखाया जाता है, और लाइन कंप्लीट नहीं है तो रेड झंडे को दिखाए जाते हैं, लाल झंडे को दिखाए जाते हैं। तो सांकेतिक है। हरा झंडा का अर्थ क्या हुआ? लाइन कंप्लीट है जाइए। या आप चौराहे पे जाते हैं तो वहां पे बत्ती लगे हुए रहते हैं, वो संकेत देते हैं इस रूट वाले जाएंगे, इस रूट वाले जाएंगे। तो ये सांकेतिक जो है ये भाषा होते हैं। कंप्लीट है? इसकी बात है। आइए यदि अब ये देखिए तो भाषा मुख्यतः दो ही होते हैं,
कंप्लीट। अब देखिए यदि आपसे कोई पूछे कि बोली किसे कहते हैं, आइए ए जब जान गए तो हम लोग बोली भी जान जाते हैं। तो यदि आपसे अब प्रश्न किया जाए कि बोली किसे कहते हैं, बोली बताइए, यदि पूछा जाए कि बोली किसे कहते हैं, बोली, तो बोली किसे कहते हैं ये बात बताइए, बोली किसे कहते हैं। तो बोली जो होता है, कहना है कि किसी खास विशेष छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को ही बोली कहते हैं। अर्थात इसका मेंस हुआ, अर्थ हुआ कि जो छोटे एरिया में जो भाषा बोले जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। याद रखना है, बोली में साहित्य रचना नहीं होते हैं, बोली में साहित्य रचना नहीं होते हैं। यदि साहित्य रचना होने लग जाए तो बोली ही जो होता है, ये बोली ही जो है ना, यदि बोली में साहित्य रचना होने लगे तो बोली ही जो होता है उपभाषा में बदल जाता है। किस भाषा में बदल जाता है, उपभाषा में बदल जाता है। और उपभाषा जो होते हैं विशाल रूप धर करके फिर जो होते हैं पुनः भाषा में बदल जाते हैं। कंप्लीट है। बताइए, बोली में साहित्य रचना नहीं होते, बोली ये में यदि साहित्य रचना होने लगते हैं तो बोली उपभाषा में बदल जाते हैं और उपभाषा ही किस में बदलते हैं, भाषा में बदलते हैं। कंप्लीट, किन्हीं का कोई डाउट नहीं है। और याद रखना है अभी जो हमने बोले एक कथित भाषा और एक लिखित भाषा। यदि आपसे कोई पूछे कि कथित भाषा का जो होता है, कथित भाषा का यदि देखा जाए तो मूल संकेत जो होता है उसका ध्वनि होता है। क्या होता है, ध्वनि। ध्वनि मतलब जो हम लोग बोलते हैं इसको साउंड कहा जाता है। और जो लिखित भाषा है मेरे प्यारे छात्रों, लिखित भाषा है, इस जो लिखित भाषा है, इस लिखित भाषा का जो मूल संकेत होता है उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। हम लोग लिखना तो वर्ण से ही ना प्रारंभ करते हैं। अब ये वर्णमाला क्या है, इस पर जो है अगले वीडियो में हम लोग पूरे ध्वस्त कर देंगे वर्णमाला को, मात्र एक ही वीडियो में, वो भी पूरा डिटेल के साथ। तो आगे ये देखिए कंप्लीट हो गए। तो बोली हम लोग जान गए। इसकी बात है आप लोग समझिए, यदि आपसे प्रश्न किए जाए, क्या प्रश्न किए जाए कि ए बोली तो जान गए और यहां नेक्स्ट आता है कि भाषा, बोली, उपभाषा, ये सभी कुछ जान गए। और इसके बाद यदि आपको से पूछा जाए कि जो हिंदी होते हैं वो हिंदी के कितने उपभाषाएं, तो मेरे प्यारे साथियों ये जो हिंदी है ना, हिंदी देखिए, ये जो आपके बीच का हिंदी है, यह हिंदी के कुल 5 उपभाषाएं होते हैं। कंप्लीट रखिएगा, हिंदी के कितने उपभाषाएं होते हैं, तो 5 जो है उपभाषाएं होते हैं। हिंदी के 5 उपभाषाएं होते हैं, जिससे पहला का नाम है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। दूसरा का नाम है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। और तीसरा का नाम है राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। और जो चौथे नंबर पे है उसे कहते हैं पहाड़ी हिंदी। कौन हिंदी बोलते हैं, पहाड़ी हिंदी। और 5 नंबर स्थान पे है जिसे कहते हैं बिहारी हिंदी। एक बिहारी 100 पे भारी। कंप्लीट है। तो अगला जो है बिहारी हिंदी है। भैया बिहारी है, ये जहां जाता है अपना ध्वज को लहरा करके ही आते हैं, समझ गए ना। तो देखिए ये जो है बिहारी हिंदी, जिसको कहा जाता है काल से भी टकरा जाए उसे हम बिहारी कहते हैं। कंप्लीट है। तो बिहारी काल से भी टकरा जाते हैं। आइए, तो ये जो होते हैं बिहारी हिंदी। चलिए बिहारी हिंदी का थोड़ा सा डिटेल करते हैं।
हाँ जी, आपसे अगर पूछे कि हिंदी भाषा के कितने उपभाषाएं हैं, तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। और यदि आपसे अब पूछा जाए कि ये जो बिहारी हिंदी है, इस बिहारी हिंदी के कितने उपभाषाएं होते, तो आइए अब हम लोग जानेंगे कि बिहारी हिंदी के कितने उपभाषाएं होते। तो जो मेरे पास आ गए बिहारी हिंदी कंप्लीट है, और ये जो बिहारी हिंदी है मेरे प्यारे, इसके 3 उपभाषाएं होते हैं। बोलिए कितने उपभाषाएं होते हैं? तो 3 उपभाषाएं होते हैं। देखिए, बिहारी हिंदी के 3 उपभाषाएं होते हैं, जिसका पहला का नाम है भोजपुरी, दूसरे का नाम है मैथिली, और तीसरे का नाम है मगही। आइए, भोजपुरी बिहारी हिंदी, मैथिली बिहारी हिंदी, मगही बिहारी हिंदी। ये भोजपुरी बिहारी हिंदी मतलब क्या होते हैं? जो भोजपुरिया में बोलते हैं, जैसे का हो खा लेड़े बाड़ू, ऐसा बोल रहे हैं तो भोजपुरी बिहारी हिंदी है। और यदि बोल रहे हैं मैथिली में की छई करके मारेंगे, की छई चलवी गे, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो मैथिली हिंदी में बोल रहे हैं। और यदि आप लोग कहते हैं मगही हिंदी, मगही हिंदी माने एकदम ठेठ में बात करना, कारे खा लेनी, ऐसा जब बोला जा रहा है तो समझ जाइएगा कि ये कौन हिंदी में बोल रहा है? मगही हिंदी में बोल रहा है। और याद रखिए कि मेरे देश का सबसे पहला देश भाषा, देखिए ऐसे सबसे प्राचीनतम जो है संस्कृत भाषा है, जिसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और याद रखिए कि भारत की जो सबसे प्राचीनतम, याद रखना है, भारत की सबसे प्राचीनतम जो देश भाषा है, देश भाषा, देश भाषा जिसे हम लोग कहते हैं पाली, कौन भाषा बोलते हैं? पाली भाषा बोलते हैं। कंप्लीट है? बोलिए, देश की सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है? तो पाली है, ऐसा अपने देश का। तो देखिए, जो देश का प्राचीनतम भाषा पाली हुआ, इसी पाली भाषा को श्रीलंका वाले जो है मगधी बोलते हैं, क्योंकि इस पाली भाषा का निर्माण मगध से ही हुआ है। कंप्लीट है? और इसी पाली भाषा में भगवान बौद्ध ने अपने अनुयायियों को शिक्षा प्रदान करते थे। आप लोग कभी बिहार के नालंदा, राजगृह, ये सगरो जब जाइएगा तो वहाँ राजगृह में जब जाते हैं तो एक नौलखा मंदिर है पहाड़ का ऊपर, उस पर जा करके शांति स्तूप है, उसमें बैठने से मन बिल्कुल शांत हो जाता है। और वहाँ बोला जाता है ओम मयो मयो। अब वहाँ देखिएगा, अब वहाँ जो होता है रे सारे गे क्यों बोला जाता है। और यहाँ देखिए, भगवान ने बुद्ध जो होते थे ये पाली भाषा में भी बोलते थे। आप लोग वहां जाने से पहले हम लोग बोलते थे ओम बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। और ये जो होते हैं संस्कृत से ही मिलते जुलते। कंप्लीट है? इसकी बात है। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी का अगर देखा जाए तो सही विकास का क्रम कैसे हुआ है, तो देखिए, सबसे पहले तो आया जिसको संस्कृत कहे, संस्कृत की बाद आया जिसे पाली कहे, पाली भाषा। पाली भाषा के बाद आया जिसे प्राकृत भाषा बोले, प्राकृत की बाद आया जिसे हम लोग अपभ्रंश बोले, अपभ्रंश भाषा बोले। और जो अपभ्रंश के नीचे आया इसे हम लोग सौरसेनिक भाषा बोले, सौरसेनिक भाषा।
और जो शौरसेनी के नीचे आया इसे हम लोग कौरवी भाषा बोलते हैं। कौरवे भाषा या इसी को खड़ी बोली भी बोला जाता है। कंप्लीट है। तो आइए, हिंदी का विकास का सही क्रम कैसे है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनिक और कौरवी, इस तरह से भाषाओं का निर्माण हुआ है। तो ये आपका भाषा रहा। इसकी बात थोड़ा सा हम लोग व्याकरण पर स्टडी कर लेते हैं। इसकी बात आइए, तो हम लोग अब पढ़ेंगे व्याकरण। यदि आप यहाँ से, यदि आपसे, हाँ एक बात और याद रखिएगा, यदि बोला जाए कि भारत के किस स्थान पे हिंदी भाषा ना बोले जाते, हिंदी भाषा को यदि देखा जाए तो हिंदी जो भाषा है, इस हिंदी भाषा को गोसाई भाषा के रूप में, गोसाई भाषा के रूप में भारत के केरल में, कहाँ में? केरल में बोले जाते हैं। कंप्लीट है। तो याद रखिएगा कि भारत के केरल में हिंदी भाषा को जगह पे गोसाई भाषा बोले जाते हैं। कंप्लीट है। उसी का राजधानी तिरुवनंतपुरम में। अब यहाँ हम लोग ध्यान देते हैं। अब आ जाइए, यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि व्याकरण क्या है, व्याकरण, आइए व्याकरण, यहाँ व्याकरण लिखा गया है, व्याकरण मन समझ जाइएगा। कंप्लीट है। तो ये व्याकरण किसे कहते हैं, इस बात को हम लोग समझते हैं। ऐसा, तो व्याकरण अब हम लोग समझते हैं। ये जो व्याकरण होते हैं, व्याकरण ये किसे कहते हैं? आइए, अगले क्लास, आप क्लास 10th में पढ़ कर के आए होंगे कि जो वेदांग होते हैं वह 6 होते हैं। वेद के अंग अर्थात वेदांग कितने होते हैं? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद, ज्योतिष। कंप्लीट आया बात याद में? तो याद रखिए वही बात यहाँ भी आया। व्याकरण जो है एक वेदांग है। तो आप प्रेम से बोल सकते हैं। वो परिभाषा नहीं कि शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना आदि की कलाओं का व्याकरण कहते हैं। वो तो हम बचपन में पढ़ते थे, जब हमें पिताजी सिखाते थे। हमें क्या होता था, लूर बुद्धि नहीं होता था उस समय, पढ़ने का स्टाइल अलग। यहाँ से एक कॉपी दाबते थे, यहाँ से नीचे वाला पॉइंट गिरा जाओ, ऐसे मारते जा रहे हैं, इस तरह से पढ़ते थे। तो वहाँ जो था हम लोग का पिताजी उंगली पकड़ करके सिखाते थे। क्या सिखाते थे? कि बेटा शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना आदि कलाओं की व्याकरण कहते हैं। चलिए सही था, बट अब आप उसे दीजिएगा तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तो अब कैसे देंगे सर? उस क्लास का पढ़ने का यार मजा ही अलग था। क्या बात, जुनून था। सच कहो ना यार, तो बचपन वाला पल दोबारा जिंदगी में नहीं आ पाता है। तो देखिए, व्याकरण कहते हैं किसे? तो व्याकरण एक वेदांग है। व्याकरण एक क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो व्याकरण एक वेदांग है। वेदांग मतलब वेद का अंग है, जिसकी माध्यम से, व्याकरण एक वेदांग है जिसकी माध्यम से हम किसी भी भाषाओं का सही सही प्रयोग कर पाते हैं। अथवा ऐसे बोल सकते हैं कि व्याकरण एक वेदांग है जिसकी माध्यम से हमें भाषाओं की शुद्धता का ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए, शुद्धता का ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे कोई भी भाषा हो। तो कहेंगे व्याकरण एक वेदांग है जिसकी माध्यम से हमें भाषाओं की शुद्धता का ज्ञान प्राप्त होता है। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे और नोट्स बनाते रहिए, अन्यथा आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो जैसा कि हम बता ही दिए हैं कि इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर अथवा टेलीग्राम दे दिया गया है, आप वहां से भी उठा सकते हैं। तो आइए, व्याकरण जान गए। अब आया कि व्याकरण का किस ग्रंथ में लिखा गया है। अब यहाँ से थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात है, याद रखिए मेरे प्यारे साथियों कि व्याकरण जो है, व्याकरण यह अष्टाध्यायी ग्रंथ में लिखा गया है। बोलिए, प्रश्न पूछे जाएंगे कि व्याकरण किस ग्रंथ में लिखे गए हैं, तो याद रखना है मेरे प्यारे साथियों कि व्याकरण को अष्टाध्यायी ग्रंथ में लिखे गए हैं।
किस ग्रंथ में लिखे गए हैं? अष्टाध्यायी ग्रंथ में। और इस जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है? तो याद रखना है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार हैं जिनको कहा जाता है महर्षि पाणिनि। क्या कहा जाता है? महर्षि पाणिनि। कंप्लीट है। तो बताइए व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? महर्षि पाणिनि। व्याकरण किस ग्रंथ में लिखा गया है? अष्टाध्यायी में। तो अब आप ही बता दीजिए कि व्याकरण का जनक किसे कहा जाएगा? आप ही बता दीजिए। तो व्याकरण का जो जनक है यही महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। तो यहाँ हम लोग का एरो मार के लिख लेना है कि व्याकरण का जनक, व्याकरण का जो जनक है वो महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। और अब यहां से ध्यान दीजिए, यदि कोई पूछे कि हिंदी का जनक किसे कहा जाता है, संस्कृत का, देखिए भाषा का कोई जनक नहीं होते। हाँ, व्याकरण का जनक हुए महर्षि पाणिनि। हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी जो होते हैं, यह हिंदी जो साहित्य है, हिंदी साहित्य, इस हिंदी साहित्य का जो जनक है भारतेंदु हरीश चंद्र को कहा जाता है। कंप्लीट है। हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हिंदी व्याकरण का जनक महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। यहां से 9th 10th वाला अवश्य ही लिखे एवं 11th 12th वाले। उससे पहले तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण था, आप लोग के लिए भी ठीक है। तो आगे अब देखिए, पूछा जाएगा कि अष्टाध्याय ग्रंथ किसके है? तो महर्षि पाणिनि लिखे हैं। व्याकरण किस ग्रंथ में लिखा गया है? अष्टाध्याय में लिखा गया है। और बोलिए हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरीश चंद्र को कहा जाता है। कंप्लीट है। इसकी बात देखिए, यदि आप लोग से पूछा जाए कि आदि कवि किन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा, ऐसा दिया जाता है हिंदी भाषा की आदि कवि जो है सरहपा को कहा जाता है। अगर देखा जाए कि हिंदी भाषा की आदि कवि देखा जाए तो सरहपा को कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है हिंदी भाषा की आदि कवि, याद रखिएगा। ऐसे कुछ कुछ स्थानों पे स्वयं शंभु भी देते हैं। और यदि पूछा जाए कि आदि कवि किसे कहा जाता है, आदि कवि, देखिए हिंदी भाषा की आदि कवि अलग हो गए, और केवल आदि कवि बोला जाए तो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? महर्षि वाल्मीकि को कहा जाता है। कंप्लीट है। बोलिए, तो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को कहा जाता है। हिंदी भाषा की आदि कवि सरहपात, या इन्हीं को कोई कोई दूसरे स्थानों पे जब देखा जाता है तो स्वयं शंभु को भी कहा जाता है। कंप्लीट है। इसकी बात अब आप लोग समझिए। ये आपका व्याकरण हो गया। एक थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, ये जो हुए, अब यदि प्रश्न आए कि सर मेरा व्याकरण कितने नंबर के आते हैं या व्याकरण का सिलेबस क्या है, तो देखिए जो आपका व्याकरण है उसे हम लोग अध्ययन के सुविधा के लिए व्याकरण को 5 वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। कितने वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जाता है? तो 5 वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। कंप्लीट है। यदि पूछा जाए कि व्याकरण के कितने वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, तो 5 वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पहला को कहते हैं वर्ण विचार, वर्ण विचार। दूसरा को कहते हैं शब्द विचार, और तीसरा को कहते हैं वाक्य विचार, वाक्य विचार। चौथे को कहा जाता है चिन्ह विचार, चिन्ह
विचार, और 5वें नंबर को कहा जाता है छंद विचार। कंप्लीट है। तो बोलिए व्याकरण के कितने वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जाता है? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। आप 10th वालों के लिए वर्ण विचार, शब्द विचार एवं वाक्य विचार, यदि यह 3 पढ़ लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा 9th 10th वाले को। यदि आप 12th में हैं तो ये 5 पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग ये 5 का स्टडी करेंगे। 12th ही नहीं, यदि कंपटीशन में भी है तो इन 5 का आप लोग का पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन जैसे बीएड हो गया, सीटेट हो गया, अनदर एग्जाम कई तरह का जो पढ़ते हैं उन सभी से संबंधित जो होते हैं इनसे ही प्रश्न आते हैं। तो अगले क्लास अर्थात हम लोग जो है मिलेंगे किसके साथ? वर्ण विचार के साथ। तो आप लोग देखिए हिंदी व्याकरण का जो दूसरा लेक्चर आएगा, दूसरा वीडियो आएगा, उस वर्ण विचार पे आएगा। जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मेहनत हमेशा करते रहो, मेहनत हमेशा करते रहो, हम लोग आपका साथ है। याद रखना है, अगर सफल बनना है तो अपने नींद चैन को त्याग दो और संघर्ष की मैदान में सीना तान के उतर जाओ, तब तुम सफल बन सकते हो। और यहाँ से आपको हरेक वर्ग का, हरेक कला विषयों का आप लोग का जो है वीडियो को प्रोवाइड कराए जाएंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कीजिएगा, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिन्हें यह अति आवश्यक है। कंप्लीट है। और कल आप लोग का 12th वाले को विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एवं फील्ड स्टार्ट किए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं।